जय मित्रा दोस्तों, देखिए आप अकाउंट का जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना, आपको 11 से लेकर 16 तक में 5 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 15 है ऑब्जेक्टिव जो कि रिपीटेड है। मतलब कि 2015 में पूछा गया है, 17 में भी, 19 में भी, 21 में भी पूछा गया है। सिर्फ और सिर्फ 15 है। कम से कम 40-50 में सिर्फ और सिर्फ 15 दिया है जो कि रिपीटेड है। और 2023 में आने का 100% चांसेस है इसका, समझे? क्योंकि 15 में भी पूछा गया, 17 में भी, 19 में भी, 21 में भी वही क्वेश्चन लिए हुए हैं, समझे? चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव का जितना भी है 11 से लेकर 16 तक का पूरा ले लिए हैं इसमें, समझे? जो कि रिपीटेड है सिर्फ और सिर्फ, जिसको आप MBBI कह सकते हैं या VBI कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन आता है आपको कि क्या सेल्स इज नगद बिक्री है। इस समय से देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है कि नन ऑफ दीज है। मतलब क्या, नगद बिक्री एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैसे? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आपको परिचालन गतिविधि। अर्थात जैसे कि आपको मान लीजिए सामान बनाएगा, ये पेन बनाएंगे, आप पेन बनाएंगे उसको बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, सेल, कैश सेल्स। तो कौन चीज से होता है आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सामान बनाने की विधि को क्या बोलते हैं आपको, गतिविधि को परिचालन गतिविधि, समझे? और उससे हमारा क्या आता है, कैश सेल्स। तो कैश सेल्स कौन सा हो जाएगा, इसमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं, उससे आता है हमको कैश बेचने से, समझे? मैन्युफैक्चर जितना पेन सब बनाना हो गया क्या आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उससे हमको बेचने से क्या होता है, आपको कैश आता है। तो वही कैश सेल्स इसमें से कौन सा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहला हो गया। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं होगा और नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा पहला का ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब क्या, परिचालन गतिविधि। दूसरा आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ कैश। इनमें से कौन सा जो है ना आपको रोकड़ का स्रोत नहीं है। इनमें से कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है कि देखिए आपको परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखिए अगर हम फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे तो उससे हमारा तो रोकड़ चले जाएगा, आएगा तो नहीं ना। तो कौन सा इनमें से चीज़ है जिससे हमारा कैश जो है चले जाता है। तो परचेज करते हैं जब फिक्स्ड एसेट, तब हमारा कैश चले जाता है। अस्थायी संपत्ति जब खरीदते हैं चले जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपको रोकड़ का स्रोत नहीं होगा। जबकि हम इशू ऑफ डिवेंचर करते हैं, ऋण पत्र का निर्गमन भी करते हैं, तो हमारे पास कैश आ जाता है। हम फिक्स्ड एसेट बेचते भी है तो हमारे पास कैश आ जाता है। हम कोई ऑपरेशन से फंड भी आता है हमको, तब पर भी कैश आ जाता है। लेकिन हम खुद खरीदते हैं तो हमारा कैश चले जाता है। 3 नंबर देखिए आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन। क्या रोकड़ प्रवाह विवरण जो इस पर से किस पे आधारित है, कैश बेसिस में है कि एक्रूअल बेसिस में, या किस में? नाम से पता चलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट वो किस बेसिस पे रहेगा, आपको कैश बेसिस पर आता है। आपको कौन सा, लेखा का नगद आधार, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड। 4 में देखिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, इसमें से रोकड़ प्रवाह विवरण किससे संबंधित है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से। बताइए आप कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है आपका। आइडियल लिक्विड रेशियो इज, मतलब क्या, वो आदर्श तरल अनुपात है। इसमें से कौन सा आदर्श तरल अनुपात, आपको 1:1। वो क्या हो जाता है आपको, लिक्विड आइडियल लिक्विड रेशियो किसको बोला जाता है, 1.1 को, 1:1 को बोला जाता है आदर्श तरल अनुपात। और वही जो आपको लिक्विड करंट रेशियो को बात करें तो वो 2:1 होता है। देखिए अंतर समझिए दोनों में, कि लिक्विड रेशियो होता है 1:1 और लिक्विड करंट रेशियो होता है 2:1। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिसको बोलते हैं आदर्श चालू अनुपात और आदर्श तरल अनुपात। फिर आते हैं 7 नंबर, देखिए पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसिडर्ड एन, मतलब आय का जो भुगतान करते हैं वो हमारा किस टाइप का खर्चा रहता है। तो आपका हमारा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज रहता है। आय पर लगने वाला कर हमारा प्रत्यक्ष व्यय होता है, प्रत्यक्ष खर्चा होता है आपको, समझे? तो आपको हो जाएगा इसका कौन सा आंसर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। फिर आते हैं आपको 8 में, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सेल इज कंसिडर्ड एज, मतलब क्या, माल की कीमत जितनी भी होगी, बेचे गए माल की कीमत में से बिक्री को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा, समझे? पूछ रहा है कि माल की कीमत, बेचे गए माल की कीमत घटा देंगे किस में से, सेल्स में से, पूरे सेल्स में से, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर आते हैं हमको 9 नंबर में, देखिए फॉर हुम द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हुआ, किनके लिए वित्तीय विवरण का विश्लेषण महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किसके लिए जरूरी नहीं है, कौन बंदा के लिए, इन्वेस्टर के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए नहीं है, इन्वेस्टर ऑफ इंडिया या कंपनी एम्प्लॉय। देखिए इन्वेस्टर मतलब धन लगाने वाला, धन जो कोई लगाएगा किसी की कंपनी में तो वो जरूर चाहेगा कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना, तो ये भी नहीं होगा। गवर्नमेंट भी मांगता है आपका, सरकार का क्या, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका भी नहीं होगा। तो आपको इन्वेस्टर ऑफ इंडिया ये तो नहीं मानता है, तो आंसर हो जाएगा आपको सी,
इसमें बोल रहा है किसको जरूरी नहीं रहता है आपको किस चीज़ का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो इन्वेस्टर ऑफ इंडिया का तो कोई किसी की जरूरत ही नहीं रहता है। भारत का जो राजदूत रहता है हर देश में, उसको क्या जरूरी है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से, कंपनी के आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आपको इन्वेस्टर को भी जरूरी पड़ता है, गवर्नमेंट को भी जरूरी पड़ता है, और उसके एम्प्लॉय को भी जरूरी पड़ता है। 10 में आते हैं बैलेंस शीट। इसमें से कौन चीज़ नहीं है? आपको अकाउंट है कि स्टेटमेंट है? आपको पता ही होगा कि विवरण है, मतलब क्या स्टेटमेंट है। कौन चीज़? आर्थिक चिट्ठा। 11 की बात करें, पेटेंट एंड कॉपीराइट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। देखिए पेटेंट और कॉपीराइट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं इसमें से? वो आपका करंट एसेट हो गया, चालू संपत्ति हो गया, कि चल संपत्ति हो गया, कि अमूर्त संपत्ति हो गया, कि इनमें से कोई नहीं। इंटेंजिबल एसेट होता है वो, समझे? इंटेंजिबल एसेट मतलब क्या? पेटेंट को आप ना देख सकते हैं ना तो आप उसको टच कर सकते हैं, या कॉपीराइट को। यूट्यूब सभी पे भी आप समझते हो कि कॉपीराइट क्या होता है। कि मान लीजिए किसी भी बंदा का, जैसे कि आप रियलमी फ़ोन ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, आपको इस कंपनी का नाम बताते एग्नी आइस जेल है, जिससे कि इस कंपनी का नाम पेन बनाने वाला। तो इस कंपनी का पेन दूसरा कोई नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि इस नाम से वो अपना पेटेंट करा लिया होगा और कॉपीराइट करा लिया है, समझे? तो वो हमारा किस टाइप का एसेट हो जाता है? इंटेंजिबल एसेट हो जाता है। समझिए बात, इंटेंजिबल एसेट हमारा हो जाता है। आपको 11 नंबर हो गया। फिर देखिए आपको 12 नंबर देखिए आपको क्या है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिबेंचरीज। देखिए आपको प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिबेंचरीज मतलब क्या? स्वयं के ऋण पत्र को रद्द करने पर लाभ। अगर मान लीजिए अपने डिबेंचर को हम जो है ना आपको रद्द कर देंगे, उस स्थिति में हमको जो लाभ होगा, किस टाइप का लाभ होगा, इसमें से किस टाइप का लाभ होगा वो बता दीजिए आप। आपको राजस्व लाभ होगा, कि पूंजीगत लाभ होगा, कि परिचालन लाभ होगा, कि व्यापारिक लाभ होगा? किस टाइप का लाभ होगा आपको? कैपिटल प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि वो लाभ हमको बार बार नहीं मिलेगा, हम बार बार अपना डिबेंचर को आप कैंसिल नहीं करेंगे। तो वो हमारा किस टाइप का लाभ हो जाएगा आपको बोलिए? वो हमारा हो जाएगा पूंजीगत लाभ। 13 नंबर में अब आते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इसका हिंदी की बात करें तो हिंदी में होगा आपको ऋण पत्र के खाते के शोधन पर प्रीमियम। समझिए, ऋण पत्र के खाते पर शोधन पर जो प्रीमियम होता है वो क्या होता है? आप एसेट होता है मतलब संपत्ति होता है, कि एक्सपेंस होता है, व्यय होता है, कि लाइबिलिटी होता है मतलब दायित्व होता है, कि रेवेन्यू मतलब राजस्व होता है? क्या होता है आपको? वो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पर जो प्रीमियम दिया जाता है वो लाइबिलिटी होता है, समझे? 13 पूरा का पूरा क्वेश्चन है आपको 11 चैप्टर में, जो कि रिपीटेड है। सिर्फ और सिर्फ आपको 15, 17, 19, 21 में पूछा गया, और आपको 2023 में पूछा गया है। बहुत ही कम होता है। पूरे बुक की बात करें तो कम से कम सिर्फ और सिर्फ कितना होगा? तो आपको 30 से 35 सिर्फ और सिर्फ जो है रिपीटेड होगा, जो कि आपको 15, 17, 19, 21 में पूछ चुका है, और 23 में 100% पूछेगा ही, क्योंकि बहुत कम रहता है। आपको कम से कम पूरे ऑब्जेक्टिव की बात करें मॉडल पेपर में तो करीब 400 से 500 है, जिसमें से आपको 30 से 35 सिर्फ और सिर्फ रिपीटेड है, जो कि हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे, और 11 से 16 तक इस वीडियो में बता दिए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।